हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम आपके लिए जो एसएससी की तरफ से नई नोटिफिकेशन जारी की गई है ग्रेड 3 के लिए, उसकी जो है पूरी जानकारी लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आपके लिए सबसे पहले तो बहुत ही खुशखबरी की बात है कि एसएससी की तरफ से 2000 से भी ज़्यादा जो है वैकेंसीज की नोटिफिकेशन निकाली गई है। और साथ ही साथ इसमें जो है भरने के लिए जो आपकी योग्यता है वो अलग अलग रहेगी। जैसे कि 10th पास, कई पोस्ट ऐसी हैं जिसमें जो है 10th पास कैंडिडेट्स है वो उनको जो है फिल कर सकते हैं। और 12th पास और ग्रेजुएशन एंड अबव की अलग अलग जो है पोस्ट रहेंगी। हर पर्सन जो है, हर कैंडिडेट जो है अपने अकॉर्डिंग जो है योग्यता को देखकर उस पोस्ट को जो है फिल कर सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी की तरफ से उनकी जो वेबसाइट है वो सारी चेंज कर दी गई है। तो जो भी आप एग्ज़ाम फिल करेंगे या जो भी आप वैकेंसी के लिए फिल करना चाहते हैं उसके लिए भी जो सिस्टम है उनकी तरफ से चेंज कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम उसकी पूरी जानकारी लेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन कौन उसको भर सकता है, आप उसे कैसे भर सकते हैं। जो भी एसएससी की तरफ से चेंजेस की गई हैं वो सब हम इस जो वीडियो में सारी जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशंस रहेंगी उनकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहले एसएससी की तरफ से जो हमें नोटिफिकेशन दी गई है फेज़ 3 की जो पोस्ट निकाली गई हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में बताया गया है, जो कि आपके पास रहेगी https://ssc.gov.in। अगर आपको कोई भी पोस्ट फिल करनी है या फिर कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस साइट पर जो है विजिट कर सकते हैं। उसके बाद हमें बताया गया है कि आप कब से कब तक ये फॉर्म जो है फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आप 2 जून 2025 से लेकर के 23 जून 2025 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यानी कि फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो क्या रहेगी, 23 जून 2025 रात को 11 बजे तक। और इसके बाद जो हमें बताया गया है कि आपकी जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट रहेगी उसको आप कब तक फिल कर सकते हो, उसको आप 24 जून 2025 तक भर सकते हो रात को 11 बजे तक। यानी कि जो आपका फॉर्म फिलिंग रहेगा वो 23 जून रहेगा, तो जो फ़ी पेमेंट रहेगी वो आपकी 24 जून तक रहेगी रात को 11 बजे तक। उसके बाद हमें बताया गया है कि अगर आप अपना फॉर्म गलत फिल कर देते हो या आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसे सही भी कर सकते हो। उसके लिए आपको 3 दिन का जो है टाइम दिया जाएगा, जो कि आपका रहेगा 28, 29 और 30 जून 2025 रात को 11 बजे तक का। यानी कि अगर आप कुछ भी गड़बड़ कर देती हो फॉर्म में पहले, तो आप उसे दोबारा से करेक्ट कर सकते हो जब भी अपना जो ये वेबसाइट दोबारा से ओपन की जाएगी 28, 29, 30 को, तब। उसके बाद हमें CBE के बारे में बताया गया है। यानी कि अगर आपका जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा तो वो कब लिया जाएगा, वो आपका 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक लिया जा सकता है। और ये आपकी जो है टेंटेटिव डेट रहेगी, यानी कि इसे चेंज किया जा सकता है। बट फिलहाल के लिए जो आपको डेट दी गई है वो आपकी 24 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त रहेगी। उसके बाद हमें एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, आपको कुछ समझ नहीं आता, तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी जो है जो भी आपकी क्वारी रहेगी उसे जो है पूछ सकते हो। उनसे सारी जानकारी ले सकते हो कि सर हमें ऐसा करना है तो हम इसे कैसे करें। अगर आपसे वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है या कुछ और आपको प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप इस नंबर पर कॉल करके उसके बारे में सारी जानकारी जो है ले सकते हो। हमें बताया गया है कि हम कौन सी वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे हर एक पोस्ट के लिए अलग से ही अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हर एक पोस्ट के लिए आपको जो है अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और हर एक पोस्ट की जो है अलग से आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आगे हमें बताया गया है कि वो वाले कैंडिडेट्स जो कोई भी फ़ी कंसेशन ले रहे हैं या कोई भी एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं या कोई भी रिजर्वेशन ले रहे हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले SC/ST के बारे में बताया गया है, फिर OBC के बारे में बताया गया है, फिर EWX के बारे में बताया गया है, उसके बाद CGCE के बारे में बताया गया है, उसके बाद हमें जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड रहेंगे उनके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ हमें जो इनकी डिसेबिलिटीज़ हैं वो भी बताई गई हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस, लो विज़न, जिन्हें कम दिखाई देता है,
डेफ या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग जिन्हें कम सुनाई देता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी रहेगी, ऑटिज़म रहेगा या फिर और कोई मेंटल इलनेस हो सकती है। उसके साथ ही हमें मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जिन्हें एक से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स रहेंगी वो सब आ जाएंगे इसमें। और उसके बाद हमें नेशनलिटी बताई गई है, जैसे कि सिटीज़न ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और बहुत सारी, जैसे तिब्बतियन रिफ्यूजीज़, और जिनको भी हमारी जो है हमारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जिनको भी हमारी तरफ से जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे अदर देन इंडिया, वो जो हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं वो कौन कौन रहेंगे, ये सब बताया गया है। उसके बाद एज लिमिट बताई गई है। एज लिमिट में बताया गया है कि आपके पास एक तो एग्ज़ाम रहेगा जिसमें 18 से 25 साल के जो उम्र के कैंडिडेट्स रहेंगे वो एलिजिबल हैं, तो उनके लिए अपर एंड लोअर एज लिमिट क्या रहेगी, जैसे कि 28-2000 से लेकर के 18-2007 तक के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ लाई करती है वो जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैसे ये 18 से 27 का बताया गया है, तो दोस्तों आप ना अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिएगा, उसको चेक करिएगा कि वो कौन से जो है अपर और लोअर लिमिट के बीच में आती है, तो आप जो है उस एज के एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बताया गया है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कौन सा प्रूफ लगाना पड़ेगा। आप अपनी मैट्रिकुलेशन या फिर कोई सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो है सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद जो है हमें एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है कि किसे कितनी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि SC ST जो रहेंगे उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, जो OBC को बिलोंग करते हैं उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, PWBD को 10 साल की दी जाएगी, जो PWBD में OBC में आते हैं उनको 13 साल की दी जाएगी, PWBD के SC ST में आते हैं उन्हें 15 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। वैसे ही जो एक्स सर्विसमैन है उनको 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद जो है जो डिफेंस पर्सोनल्स में आते हैं उनको 3 साल की जो है एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। जो डिफेंस पर्सोनल जो है SC ST से बिलोंग करते हैं उनको 8 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और साथ ही साथ कुछ हमें परमिजिबल रिलैक्सेशंस भी दी गई हैं ग्रुप C की पोस्ट के लिए, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय रहेगा उसके लिए हमें 40 साल तक की जो एज लिमिट है वो दी गई है। उसके बाद हमें 45 दी गई है SC ST के लिए। जो विडोज़ रहेंगे या डाइवोर्स वुमेन्स रहेंगी उनके लिए हमें 35 ईयर्स की एज दी गई है। और जो SC ST में डाइवोर्स वुमेन रहेंगी या विडोज़ रहेंगी उनके लिए हमारे पास 40 ईयर्स तक की जो है एज लिमिट दी गई है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें बताया गया है कि अब अगर आप कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर जो है फॉर्म फिल करते हो तो उसके लिए जो है आपको एक अलग से फॉर्म फिल करके साथ में सबमिट करना पड़ेगा, जिसके एनेक्जर्स हमें आगे दे रखे हैं वो हम बाद में देख लेंगे एक बार। तो उससे पहले हम देखेंगे कि हम इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमें आगे यहाँ पर बताया गया है कि आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं, और हमें इसमें बताया गया है कि हर एक पोस्ट के लिए आपको जो है अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसकी जो है अलग से आपको फ़ीस जो है पे करनी पड़ेगी। और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को फिल करने की वो आपकी 23 जून 2025 रहेगी रात को 11 बजे तक। यानी कि अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको 23 जून रात को 11 बजे से पहले जो है अपना फॉर्म जो है फिल कर देना होगा, तभी जो है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। और दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे SSC की तरफ से जो वेबसाइट में चेंजेस लाए गए हैं कुछ, जिसके कारण जिन्होंने भी पुरानी रजिस्ट्रेशन कर रखी है तो वो आपकी जो है नई वेबसाइट पर वर्क नहीं करेगी। जो आपकी ओल्ड रजिस्ट्रेशन रहेगी वो अभी आपका जो है नई वेबसाइट पर जो कोई भी काम नहीं करेगी, तो इसीलिए आपको एक नई रजिस्ट्रेशन को जनरेट करना पड़ेगा। यानी कि आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो फिर से भर के रजिस्टर करनी पड़ेगी वेबसाइट पर, तभी आप इस फॉर्म को है जो फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन रहेगी ये आपकी आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन रहेगी, यानी कि जो आपका आधार है वो आपको इसके साथ वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे हमें फ़ोटो के बारे में बताया गया कि जो आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे उसमें ना ही कोई कैप होनी चाहिए और ना ही कोई स्पेक्स होनी चाहिए। यानी कि जो आप अपनी फ़ोटो आगे से फ्रंटल व्यू लेंगे उसमें ना ही आपकी कोई कैप दिखनी चाहिए, और अगर आपको स्पेक्स लगी हुई है तो आप अपनी स्पेक्स को उतार कर ही वो फ़ोटो लें, अदरवाइज़ जो आपकी फ़ोटो है वो क्या है रिजेक्ट हो सकती है।
उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे हमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट कोई पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो वो एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक बार ही जो है अप्लाई कर सकता है। उसके बाद हमें बताया गया है फ़ीस के बारे में। जो आपकी फ़ीस रहेगी वो आपकी 100 रुपीज़ रहेगी, यानी कि अगर आपको एक फॉर्म फिल करना है तो एक फॉर्म के लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और ये जो आपके 100 रुपीज़ रहेंगे ये आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही पे कर सकते हैं, यानी कि आप जैसे भीम यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, अपना कोई वीज़ा, मास्टर या फिर मेस्ट्रो कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी रुपए क्रेडिट या फिर डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं फ़ी पे करने के लिए। उसके बाद हमें बताया गया है कि कौन कौन कैंडिडेट है जो फ़ी पे नहीं करेंगे, जिन्हें फ़ी से कंसेशन दिया गया है, जिसमें हमारे पास वुमेन कैंडिडेट्स रहेंगे, एससी कैंडिडेट्स रहेंगे, एसटी कैंडिडेट्स रहेंगे और पीडब्ल्यूबीडी भी आएंगे, और साथ ही साथ हमारे पास जो एक्स सर्विसमैन है वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। ये जो है इनको फ़ीस से एग्जाम्प्ट किया गया है, यानी कि इन्हें कोई भी फ़ीस पर भरने की नीड नहीं रहेगी। ये बिना फ़ीस भरे अपना जो फॉर्म है उसे सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हमें फ़ी पे करने की लास्ट डेट बताई गई है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो कि हमारी 24 जून 2025 रहेगी रात को 11 बजे तक। उसके बाद दोस्तों हमें बताया गया है कि अगर आप एक बार फ़ी को पे कर देते हैं तो किसी भी हालत में उसे जो है रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। एक बार फ़ी पे कर दी तो वो रिफ़ंड नहीं होगी, और साथ ही साथ आपको हर एक कैटेगरी की हर एक पोस्ट के लिए अलग से जो है फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। तो इसीलिए एक बार अपनी पोस्ट, उसके साथ अपनी कैटेगरी अच्छे से चेक कर लें, फिर ही फॉर्म फिल करें और फिर ही अपनी जो है फ़ीस फिल करें। उसके बाद हमें जो है विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का बताया गया है, यानी कि अगर किसी से भी अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म गलत फिल हो गया है तो आप उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 दिन दिए गए हैं, जो कि हमारा 28 जून, 29 जून और 30 जून रहेगा रात को 11 बजे तक। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप अपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म को 2 बार सही कर सकते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करी, अगर आपसे वो गलत हो गई तो जो हमें 3 दिन दिए गए हैं उनमें आप अपनी एप्लीकेशन को जो है 2 बार सही कर सकते हैं। अगर आप अपनी एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम सही करेंगे तो उसके लिए आपको जो है 200 रुपीज़ जो है आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर उस टाइम भी जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपसे गलत हो जाता है तो आप एक बार और उसे करेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आप अपने फॉर्म को 3rd टाइम जो है करेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आपने एक बार फीस जो है पे कर दी तो उसे जो है रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर बताए गए हैं। तो दोस्तों आप इसमें अपना जो है रीजन चेक कर सकते हैं। हमें इसमें अलग अलग से रीजन बताए गए हैं, जैसे कि CR से हमारा सेंट्रल रीजन रहेगा, ER से हमारा ईस्टर्न रीजन रहेगा, जिसमें हमें स्टेट्स के बारे में भी बताया गया है। CR में बिहार एंड यूपी बताई गई है। ER में अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल बताए गए हैं। वैसे ही KKR में हमें बताया गया है कि कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, कर्नाटका, केरला ये सब आते हैं। MPR मध्य प्रदेश के रीजन बताए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आते हैं। उसके बाद नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन आ जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा आते हैं। उसके बाद हमें नॉर्दर्न रीजन बताया गया है, जिसमें दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड आता है। उसके बाद हमें नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन बताया गया है, जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड पंजाब आता है। और साथ ही साथ हमें SR यानी कि सॉदर्न रीजन बताया गया है, और WR यानी कि वेस्टर्न रीजन भी बताया गया है, जिसमें भी अलग अलग स्टेट्स जो है आती हैं। तो आप इस पर अपनी स्टेट देखकर अपना रीजन जो है चूज़ कर सकते हैं। जब आप अपना रीजन देख लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके रीजन में कौन कौन से जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर दिए गए हैं। ये जो आपके फर्स्ट बॉक्स में रहेंगे ये सारे आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपके रीजन में आप कौन सा जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने रीजन को अच्छे से एक बार चेक कर लें फॉर्म फिल करने से पहले, क्योंकि जो आपकी पोस्ट रहेंगी वो भी आपकी जो है रीजन बेस्ड ही रहेंगी। तो दोस्तों उसके बाद हमें एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है। जो आपका एग्ज़ाम रहेगा यानी कि CBE रहेगा, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें से कोई एक आपको जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपका ये जो एग्ज़ाम रहेगा इसे 4 सेक्शंस में डिवाइड किया जाएगा,
जिनमें से पहला सेक्शन आपका जनरल इंटेलिजेंस, फिर जनरल अवेयरनेस, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फिर इंग्लिश नॉलेज रहेगा। हर एक सेक्शन में से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा, यानी कि जो हर एक सेक्शन के आपके मार्क्स बनेंगे वो 50 बनेंगे और जो आपका पूरा एग्ज़ाम रहेगा वो आपका 200 नंबर का बन जाएगा। और ये एग्ज़ाम करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। और अगर कोई भी पर्सन को फिज़िकल डिसेबिलिटी है, जैसे कि आपकी विजन में कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसी डिसेबिलिटी है जो कि पैरा 1 9.1, 9.2 या फिर 9.3 में दी गई है, तो आपको जो है 80 मिनट्स दिए जाएंगी, यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट से 20 मिनट जो है आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे एग्ज़ाम करने के लिए। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आपका एग्ज़ाम रहेगा ये आपकी जो है एक योग्यता जो आपको एग्ज़ाम के लिए चाहिए होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई भी 10th क्लास के लिए जो है फॉर्म फिल करता है, यानी कि जिसने 10th कर रखी है, तो ये जो आपका एग्ज़ाम रहेगा इसका लेवल जो है 10th बेस्ड ही रहेगा। और अगर आप +2 पास के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो लेवल रहेगा +2 पास का रहेगा। और ग्रेजुएशन या फिर जो अबव वाले होंगे उनके लिए थोड़ा सा जो लेवल रहेगा वो हार्ड रहेगा। तो दोस्तों इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि 0.50 मार्क्स की रहेगी, यानी कि 1/4 मार्क्स की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और साथ ही साथ ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये मल्टीपल शिफ्ट में लिया जाएगा, यानी कि एक दिन में जैसे 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट ऐसे करके जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको 2 मीडियम में दिया जाएगा, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जो है अपनी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट रहेगा वो आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, तब तक जब तक उसे जो है स्पेसिफाई नहीं किया जाता कि ये जो है एग्ज़ाम में कंपलसरी है, तब तक ये जो आपका टेस्ट रहेगा, यानी कि जैसे डाटा एंट्री हो गया या टाइपिंग हो गया या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, ये आपका जो है क्वालिफाइंग ही रहेगा। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें सिलेबस के बारे में बताया गया है कि अगर कोई 10th पास का जो है एग्ज़ाम फिल करता है तो उसके लिए ये सारा सिलेबस रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस का पहले सबसे बताया गया है, उसके बाद हमें जनरल अवेयरनेस बताई गई है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बताया गया है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपका सारा सिलेबस पैटर्न रहेगा जो कि आपका जो है 10th लेवल के ऊपर डिपेंड रहेगा। उसके बाद हमें +2 लेवल का सारा सिलेबस बताया गया है। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और फिर इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद ऐसे ही हमें ग्रेजुएशन और इसके ऊपर का जो लेवल रहेगा उसकी सारी जो है सिलेबस की जानकारी दी गई है। इसमें हर एक टॉपिक बताया गया है, तो आप चाहे तो इसे ऑफिशियल वेबसाइट से जो है पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें बताया गया है कि आपको कौन कौन से जो प्रूफ है वो वैलिड रहेंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए। आप इन सब प्रूफ्स को जो है दिखा सकते हैं। जब भी आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप इनमें से कोई भी प्रूफ जो है साथ लेकर के जाएंगे, तभी आपको एंट्री दी जाएगी। उसके बाद हमें बताया गया है कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे की जाएगी, उसमें आपको कौन कौन सा कंसर्न जो है ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, वो सब आपको बताया गया। आप इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं, जो कि हम अपनी टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो दोस्तों ये थी सारी नोटिफिकेशन। इसमें हमें कट ऑफ बताई गई है। जो अनरिजर्व्ड की रहेगी वो 30% रहेगी, OBC एंड EWS की जो है 25% रहेगी, और अगर कोई और कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसकी कितनी रहेगी, 20% रहेगी। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं हमें क्या दिया गया है आगे नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों ये हमें बताया गया है कि जो आपका एप्लीकेशन रहेगा जो आप सबमिट करेंगे उसके कैंसिल होने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बताया गया कि अगर आपकी एप्लीकेशन ही नहीं कंप्लीट है तो उसे जो है कैंसिल किया जा सकता है। आपके जो सिग्नेचर हैं वो अलग अलग हैं, रजिस्ट्रेशन में अलग है, कैंडिडेचर में अलग है, तो भी उसे जो है कैंसिल किया जा सकता है। अगर आपकी फ़ोटोग्राफ सही नहीं है तो उसे कैंसिल किया जाता है। अगर आपने फ़ी ही पे नहीं की है तो उसे कैंसिल किया जा सकता है। अगर आप अंडर एज हैं या ओवर एज हैं, यानी कि अगर आपकी उम्र जो है कम है या ज़्यादा है रिक्वायरमेंट से, तो भी उसे जो है कैंसिल किया जा सकता है। तो ये सारे आपके जो है 16 रीज़न्स हमें बताए गए हैं। आप इन सबको यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आगे हमें बताया गया कि अगर आप कोई भी मिस कंडक्ट करते हैं, यानी कि कुछ गलती करते हैं, अपनी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको जो है डिसबारमेंट कर दिया जाएगा कुछ पीरियड के लिए। तो आगे जो है ये फर्स्ट बॉक्स में आपकी जो है
आप गलतियां बताई गई हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको ये सब जो है पनिशमेंट दी जा सकती है, मतलब आपको कितने साल के लिए जो है डिसबारमेंट किया जा सकता है। ये सब आपको बताया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, आप इनमें से कोई भी गलती ना करें। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस SCC की तरफ से जारी किए गए हैं, आप उनके अकॉर्डिंग ही अपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें, उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना फिल करें। और साथ ही साथ जो भी आपको डिसिप्लिन बताए गए हैं आप उसे फॉलो करें। अपना बर्थ प्रूफ अपने साथ लेकर जाएं और अपनी जो है फ़ोटो बिल्कुल सही लगाएं। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे हमें अलग अलग एनेक्जर्स के बारे में भी बताया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि सबसे पहला एनेक्जर जो है एनेक्जर 1 में ये जो हमें बताया गया है सेक्शन, उसमें PWBD के बारे में बताया गया है। ये जो है हमारे पास फॉर्म्स दिए गए हैं कि अगर आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल करते हो तो आपको साथ में एक एक्स्ट्रा फॉर्म लगाना पड़ेगा, जिसको कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दे रखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका फर्स्ट फॉर्म रहेगा। इसमें आपको कोई भी चीफ मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर या स्टैंप लेनी पड़ेगी, तभी जो है आपकी कैटेगरी को वेरीफाइड माना जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जो है सारी कैटेगरीज के फॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि हमारे पास SC ST का दे रखा है, OBC का दे रखा है, PWBD का भी दे रखा है, ESM का दे रखा है, CGCE का दे रखा है, EWS का दे रखा है। तो आपको जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एनेक्शन निकालना है, उसको जो है फिल करना है, जिसके भी सिग्नेचर बोले गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको चीफ सर्जन मेडिकल ऑफिसर के बताए गए हैं, वैसे ही हर एनेक्जर में आपको जो है बताया गया है कि आपको किसके सिग्नेचर लेने हैं। तो आप वो सिग्नेचर करके उसे जो है अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करना ना भूलें, तभी जो है आपकी कैटेगरी को एक्सेप्ट किया जाएगा कि आप उस कैटेगरी में जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जानकारी थी आपकी नोटिफिकेशन की। अब हम आगे जो है वैकेंसीज़ की जानकारी लेंगे, जो भी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं अब हम वो देख लेते हैं। ये सारे दोस्तों जो है आपके फॉर्म्स रहेंगे जो आपको फिल करने कंपलसरी रहेंगे अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग या फिर अपनी जो है रिजर्व्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग। आप अपने सारे फॉर्म्स जो है बिल्कुल सही फिल करें, उसमें कोई भी गलती ना करें। अपने फॉर्म को फिल करने के बाद एक बार अच्छे से चेक कर लें, ताकि अगर कोई भी गलती है तो आप उसे पहले ही सही कर दें। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आप, आगे हमारे पास जो है नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है, उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं ये भी बताया गया है। उसके लिए क्या आपकी एज लिमिट रहेगी और क्या आपकी जो है योग्यता यानी कि आपका एजुकेशन लेवल जो रहेगा वो सब हमें बताया गया है। तो दोस्तों आप सबसे पहले इसमें अपना रीजन सिलेक्ट कर लें। हमें आगे सबसे रीजन बताया गया है, जैसे कि ये CR के बारे में बताया गया है, यानी कि ये सारा सेंट्रल रीजन रहेगा। सेंट्रल रीजन में हमें पोस्ट का नाम बताया गया है आगे कि कौन सी पोस्ट रहेगी। उसके बाद हमें डिपार्टमेंट बताया गया है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में ये पोस्ट दी जाएगी। उसके बाद हमें एज लिमिट बताई गई है कि कितने एज से लेकर के कितनी एज तक के जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें आपका पे स्केल बताया गया है कि आपको कितनी पे दी जाएगी। उसके बाद हमें आपकी जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बताई गई है कि कितनी जो है योग्यता वाले जो पर्सन्स रहेंगे वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमें वैकेंसीज़ बताई गई हैं जो कि आप अपनी जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी जो है कोई भी रीजन को सिलेक्ट कर लें जिससे भी आप बिलोंग करते हैं। हम देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ER रीजन बताया गया है यानी कि ईस्टर्न रीजन, CR बताया गया है यानी कि सेंट्रल रीजन। इसमें हमें पोस्ट बताई गई है सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड 2 की, जो कि हमारी सेंट्रल रीजन में रहेगी, और साथ ही साथ हमारी डायरेक्टर जनरल डिफेंस जो है इस डिपार्टमेंट में रहेगी। इसमें जो है आपकी एज लिमिट 18 से लेकर के 27 रहेगी। जो आपको पे दी जाएगी वो लेवल 4 की दी जाएगी, और इसमें आपकी जो है मैट्रिकुलेशन रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि जो भी 10th पास है वो इस पोस्ट को जो है फिल कर सकते हैं। वैसे ही हमें साइंटिफिक असिस्टेंट की बताई गई है जो कि ईस्टर्न रीजन में रहेगी। ईस्टर्न रीजन में जो जो स्टेट आती हैं वो हम पहले ही देख चुके हैं, आप चाहे तो वहाँ से दोबारा से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें डिपार्टमेंट बताया गया जो कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का रहेगा। एज लिमिट बताई गई है 18 से 25 साल की रहेगी। उसके बाद लेवल पे
जो है हमें 5 की दी जाएगी। उसके बाद ग्रेजुएशन एंड अबव की जो हमारे पास जो है क्वालिफिकेशन रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत सारी वैकेंसीज़ बताई गई हैं। आप अपना रीजन सिलेक्ट करके उसके सामने दी गई पोस्ट को देख सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जो है योग्यता को चेक कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना जो है एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी आपकी जो पोस्ट्स हैं वो दी गई हैं, आप यहाँ से अच्छे से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न रीजन दिया गया है। आगे हमारे पास जो है ये टोटल जो पोस्ट रहेंगी हमारे पास 365 रहेंगी, यानी कि आपके पास 365 पोस्ट दे रखी हैं, जिसमें हमारे पास टोटल वैकेंसीज़ जो है 2423 दी गई हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी एग्ज़ाम को क्रैक करके एक अच्छी जॉब लेने की, जिसमें आप जो है 10th पास भी ले सकते हैं, 12th पास भी ले सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप ग्रेजुएशन पास की भी जो है पोस्ट को फिल करके उसमें जो है जॉब ले सकते हैं। इसमें आपको बढ़िया पे स्केल भी दिया जाएगा। इतनी पोस्ट की जो है आपको इसमें पोस्ट की जो है वैकेंसी निकाली गई है, तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको अच्छी सी पोस्ट देख के उसमें फिल करना चाहिए, जिसमें आपकी जो है सारी रिक्वायरमेंट जो है फिल होती हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ हमारी इस वीडियो से आपको अच्छी सहायता मिली होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।